Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Drop. So in today's video, we will going to cover the unit shifting the mindset, that is Mansikta mein Badlav, and we will going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi. So let's start. Firstly, we'll discuss about the intersectionality in deaf community and their families, right? So intersectionality refers to the interconnected nature of social categorizations like race, gender, class, disability, and sexual orientation, creating overlapping systems of discrimination और disadvantage, right? कि भाई इनके कैसे इनको डिवाइड यहाँ पर कर दिया गया है बेसिकली हमारी कम्युनिटी से. So in the deaf community, intersectionality highlights the diverse and layered experiences of deaf individual and their families influenced by cultural, economic and societal factors. So deaf individuals and their families encounter multiple intersecting challenges like लैंग्वेज के बेस पर उनका जो है डिस्क्रिमिनेट हो सकता है, देन कल्चरल या किसी सिस्टमेटिक बैरियर्स के, ठीक है, कि भाई उनकी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही है, असेसिबल नहीं है कोई चीज़ उनके लिए. सो द इंटरसेक्शनल अप्रोच इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द डाइवर्स एक्सपीरियंसेस विद इन द डेफ कम्युनिटी, राइट. तो सबसे पहले अगर मान लो हमें डेफ कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा काम करना है तो सबसे पहले क्या क्या बायसनेस यहाँ पर इनके साथ हो रही है, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें जो भी इंटरसेक्शनैलिटी है यहाँ पर उसको समझने की काफ़ी यहाँ पर ज़रूरत है. तो बधिर समुदाय और उनके परिवारों के बीच में क्या अंतर संबंध है, राइट. तो अंतर संबंध का मतलब क्या हो गया कि जो भी सामाजिक वर्गीकरण है जैसे कि जाति, लिंग, वर्ग, विकलांगता और यौन अभिविन्यास की जो परस्पर जुड़ी प्रकृति है उसको संदर्भित करता है, जो कि भेदभाव या नुकसान की अतिव्यापी प्रणाली बनाता है, राइट. कि भाई इनके बेसिस पर किसी के साथ यहाँ पर भेदभाव हो रहा है. तो बधिर समुदाय में अंतर संबंध सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों से जो है प्रभावित बधिर व्यक्तियों या उनके परिवार के विविध और स्तरित अनुभवों को यहाँ पर उजागर करता है कि भाई उनके साथ कैसे भेदभाव हो रहा है. तो बधिर व्यक्ति और उनके परिवार भाषाई, सांस्कृतिक और प्रणालीगत बाधाओं के कारण कई अंतर संबंधी जो चुनौतियां हैं उनका सामना करते हैं, और बधिर समुदाय के भीतर विविध अनुभवों को समझने और संबोधित करने के लिए अंतर संबंधी दृष्टिकोण यहाँ पर आवश्यक है. नेक्स्ट, अब क्या चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं डेफ कम्युनिटी में. एबलिज्म, लाइक सोसाइटी ऑफन अज्यूम्स दैट बीइंग एबल टू हियर एंड स्पीक इज बेटर, राइट. कि भाई सोसाइटी को लगता है कि जो बोल सकता है वो बेटर है और जो नहीं बोल सकता है, नहीं सुन सकता, वो बेटर नहीं है. मेकिंग डेफ पीपल फील लेफ्ट आउट ऑफ लेस वैल्यू, राइट. उनको लेफ्ट आउट फील कराते हैं बिल्कुल कि भाई वो उनकी वैल्यू यहाँ पर लेस है क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं. सो डिफ फ्रेंडली रिसोर्सेज लाइक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स और कैप्शनिंग आर ऑफन मिसिंग इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड वर्क प्लेसेज, राइट. तो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि भाई जो भी साइन लैंग्वेज है वो इतना प्रेफर भी नहीं करते कि भाई उनको जिस तरीके से हम यहाँ पर उनके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो उसको यहाँ पर हम अपनी एनवायरमेंट में इंक्लूड करें, राइट. तो एबलिज्म उनको फेस करना पड़ता है. देन रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो डेफ पीपल ऑफ कलर ऑफन फेस बोथ रेसिज्म एंड एबलिज्म, मेकिंग इट हार्डर टू एक्सेस फेयर ट्रीटमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक डेफ स्टूडेंट माइट बी ओवरलुक्ड इन क्लास बिकॉज ऑफ बोथ रेसिज्म एंड हियरिंग, ठीक है, कि भाई ये काला दिख रहा है तो उसको कलर के बेस पर भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और हियरिंग बेसिस के ऊपर भी, राइट. तो बधिर समुदाय के सामने आने वाली क्या क्या चुनौतियाँ, एक तो सक्षमतावाद. तो समाज अक्सर यह मानता है कि भाई जो सुन सकता है और बोल सकता है ना वो बेहतर है, और जो बधिर लोग हैं वो थोड़े कम वैल्यू उनकी करते हैं कि वो कम मूल्यवान है, ठीक है. तो प्रेफरेंस वो सुनने वालों को यहाँ पर या बोलने वालों को देते हैं. तो बधिरों के अनुकूल जो भी संसाधन है लाइक जो सांकेतिक भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं, जो दुभाषी होते हैं वो हम स्कूल्स में रख सकते हैं, तो नहीं रखते. तो अक्सर स्कूलों, अस्पतालों और कार्यस्थलों में उनकी अनुपस्थिति होती है, राइट. वो क्यों होती है? क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं कि भाई बधिर लोगों के लिए भी यहाँ पर जो है इंक्लूसिविटी हमें लेकर आनी है अपने एनवायरनमेंट में ताकि वो भी सब चीज़ों को समझ सके, ठीक है. तो सक्षमतावाद यहाँ पर उनको फेस करना पड़ता है. देन नस्लवाद और भेदभाव, ठीक है. तो रंग के बधिर लोगों को अक्सर नस्लवाद और सक्षमतावाद दोनों का सामना करना पड़ता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जो रोजगार है उसमें उचित उपचार प्राप्त करना उनके लिए कठिन हो जाता है. उदाहरण के लिए कोई अश्वेत बधिर है, ठीक है, कि वे बच्चा दिखने में काला है, सांवला है उसका रंग, और वो साथ ही बधिर है. तो बच्चे क्या करेंगे, उसको देखकर भी ऐसे करेंगे कि भाई तो काला है, तो उसको रेसिज्म के बाद नस्लवाद के उस पर भी उसको भेदभाव करेंगे, और साथ ही उसकी जो श्रवण की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग भी उसके साथ यहाँ पर भेदभाव करेंगे और उसको अनदेखा क्लास में जो है किया जा सकता है. देन जेंडर बायस हो सकता है. सो डेफ वुमेन may face additional stigma. For instance, a deaf woman might struggle to get leadership roles or might feel excluded in both hearing and deaf communities, right. तो जैसे कि अभी तक चला आ रहा है कि भाई विमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो ऐसे ही सेम जो डेफ कम्युनिटी भी, तो वहाँ पर भी चांसेस है कि भाई जो डेफ मेल्स है उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर किया जाए और जो डेफ विमेंस है उनको कम प्रेफरेंस दी जाए. देन इकोनॉमिक इनइक्विटीज़. सो लो इनकम फैमिलीज may not afford hearing aids, cochlear implants or sign language
लैंग्वेज क्लासेस, सो लिमिटेड फंड्स मीन फ्यूअर चॉइसेस फॉर एजुकेशन, थेरेपीज और एक्सेस टू डेफ स्कूल, राइट। तो इकोनॉमिक इनइक्विटीज़ उनको फेस करनी पड़ सकती है। तो जो भी पॉलिसीज़ है वो ऐसे होनी चाहिए कि भाई इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट या बिल्कुल लो कॉस्ट में जो भी डिवाइसेज यहाँ पर पूरी कराएं, ठीक है। तो लिंग पूर्वाग्रह हो सकता है, बधिर महिलाओं में अतिरिक्त कलंक का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर जो एक बधिर महिला है उसमें नेतृत्व की भूमिका पाने में उसको संघर्ष करना पड़ सकता है। वह सुनने और बधिर दोनों समुदाय में बहिष्कृत महसूस कर सकती है, राइट। कि जैसे हमारा नॉर्मल समाज में देखा गया है कि भाई लड़कियों को थोड़ा कम आंका जाता है या विमेंस के साथ जो भेदभाव किया जाता है, तो ऐसे ही जो यहाँ पर बधिर समुदाय है तो उसमें भी जो बधिर मेल हैं, ठीक है, बधिर पुरुष हैं, उनकी अगर तुलना करें तो बधिर जो महिलाएं हैं उनके साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। देन आर्थिक असमानताएं होती है कि भाई जो कम आय वाले बच्चे हैं, तो कम आय वाले परिवार है, वो श्रवण यंत्र, कोक्लियर इम्प्लांट या सांकेतिक भाषा की कक्षाओं का जो या सांकेतिक भाषा की जो कक्षा उनका खर्चा ही नहीं उठा सकते। तो मतलब पैसों की कमी के कारण वो अपने बच्चे के लिए जो भी ज़रूरत है वो पूरी यहाँ पर नहीं कर पा रहे। सीमित धन का मतलब है कि शिक्षा, उपचार या बधिर स्कूलों तक जो भी उसकी पहुँच है उसके कम विकल्प उन फैमिलीज़ के लिए हो जाते हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी ऑन एजुकेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, राइट। तो जो भी एक्सेसिबल एजुकेशन है उसकी कमी यहाँ पर उनके लिए रह जाती है, राइट। कि मान लो स्कूल है तो वहाँ पर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं है, वो जो है इंक्लूसिविटी वहाँ पर नहीं है। सो मैनी स्कूल्स लेक्ट क्वालिफाइड साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, लिविंग डेफ चिल्ड्रन अनेबल टू अंडरस्टैंड देयर टीचर्स और क्लासमेट्स। डेफ स्टूडेंट्स इन मेन स्ट्रीम स्कूल ऑफन फील आइसोलेटेड एंड एक्सक्लूडेड, especially when they are the only deaf student in the class, right। कि भाई एक ही दो बच्चा है, भाई मेन स्ट्रीम स्कूल में जा रहा है, वो डेफ है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर एक्सक्लूडेड फील कर सकता है क्योंकि साइन लैंग्वेज के ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड वहाँ पर एडुकेटर्स नहीं मिलते देन डेफ स्कूल्स। सो स्कूल्स specifically for deaf students often focus on sign language and deaf culture, creating a better environment for learning and social connection. However, these schools may not be accessible for all families, especially those in rural areas with limited income, right। कि भाई जो डेफ स्कूल्स है तो वहाँ पर भेजना तो उनकी इनकम ज़्यादा लगेगी, तो वहाँ पर क्या है, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो भी इनकम है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इनकम कम होने के कारण जो भी रूरल फैमिलीज़ हैं या लो इनकम फैमिलीज़ है तो उनके लिए ये चीज़ें अननेसेसेबल यहाँ पर हो जाती हैं। तो बधिर बच्चों की शिक्षा में अंतरह विषय तक का क्या प्रभाव है वो पड़ता है, वो हमें देखना है कि भाई जो शिक्षा है वो उनको सुलभ तरीके से नहीं मिल पाती। शिक्षा का जो है उनमें अभाव रहता है कि जो भी स्कूल है वहाँ पर योग्य सांकेतिक भाषा दुभाषी, ठीक है, कि जो सांकेतिक भाषा सिखा सकते हैं, दुभाषी हैं, उनकी कमी होती है। तो मान लो बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में भेज भी रहे हैं और एक दो बच्चा बधिर है, तो वो बिल्कुल क्लास से अलग यहाँ पर महसूस करेगा कि उसके लिए कोई एफर्ट यहाँ पर लगाया ही नहीं जा रहा। देन बधिर विद्यालय, तो बधिर विद्यालय में क्या आएगा कि वो अच्छा है, भाई एनवायरनमेंट अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, आपको बधिर समुदाय से जोड़ रहे हैं, बट वहाँ पर आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो जो भी लो इनकम जो कम आय वाले परिवार हैं, ठीक है, या खासकर जो ग्रामीण लोग हैं, तो वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते, ठीक है। देन चैलेंजेस क्या आते हैं फैमिलीज़ में, लैक ऑफ साइन लैंग्वेज स्किल, ठीक है। कि फैमिलीज़ हैं उनमें साइन लैंग्वेज की स्किल्स नहीं है कि भी मान लो बच्चा साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है तो फैमिली को भी तो आनी चाहिए ताकि वो उसे फैमिली उसका प्राइमरी सोशल एनवायरनमेंट होता है, राइट। तो उसके अंदर सोशल स्किल बिल्ड करने में फैमिली उसकी हेल्प करती है, लेकिन जब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या फैमिली उसमें साइन लैंग्वेज नहीं आती तो और उसके जो लैंग्वेज स्किल्स है, सोशल स्किल्स है, वो बिल्ड नहीं होते। सो फैमिलीज डू नॉट लर्न साइन लैंग्वेज, दिस क्रिएट्स कम्युनिकेशन गैप्स लीडिंग टू इमोशनल आइसोलेशन फॉर द डेफ चाइल्ड। देन लिंग्विस्टिक डिप्रिवेशन हो सकता है। सो विदाउट द एक्सेस ऑफ विजुअल लैंग्वेज लाइक साइन लैंग्वेज, मेनी डेफ चिल्ड्रन experiences delay in cognitive and social development. So families with limited resources may struggle to access early intervention service to prevent linguistic deprivation, right। कि भाई जिनके पास लो इनकम है तो वो बच्चे को ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि भी थोड़ी सी बीमारी होती है उन्होंने जल्दी दिखा रहे, राइट। तो उनको हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। तो जो पैसे की कमी है उसके कारण बच्चे में लैंग्विस्टिक जो डिप्रिवेशन है वो आ सकता है क्योंकि उनको बहुत लेट पता चलता है कि भाई बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा या इसको हम ये जो है लैंग्वेज यहाँ पर साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो जब साइन लैंग्वेज हम बहुत लेट सिखाते हैं बच्चे को तो उसके कारण जो है लिंग्विस्टिक डिप्रिवेशन बच्चे को हो सकता है क्योंकि उसको अर्ली एक्सेस यहाँ पर नहीं मिलती। देन कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं। सो इमिग्रेंट फैमिलीज और families who speak a language other than the dominant one may face unique challenges, like they may navigate multiple languages and adapt to new system, right। कि भाई जो कल्चरल बैरियर्स कि मान लो कोई इमिग्रेंट फैमिलीज है कि कहीं और से आई हैं तो उनकी खुद की लैंग्वेज ऐसी कि वो दूसरे लोगों से डिफरेंट है, तो वहाँ पर उनको थोड़े ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि नए सिस्टम को उनको जो है कैसे अडेप्ट करना है।
ठीक है? तो परिवारों में इसकी क्या चुनौतियाँ आएँगी कि भई जो सांकेतिक भाषा उसकी बहुत कमी, 90% जो लोग हैं, बधिर लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ वालों को जो है सांकेतिक भाषा ही नहीं आती, राइट? तो अगर परिवार सांकेतिक भाषा नहीं सीखता, तो उनके संचार में अंतर होता है, क्योंकि बच्चा पहला संचार जो पहला सोशल एनवायरनमेंट उसका जो है परिवार होता है। लेकिन अगर वही उसी से बात नहीं कर पाएगा, मान लो बच्चे को तो सांकेतिक भाषा आती है लेकिन फैमिली नहीं समझ पाएगी, तो जो बच्चा है बधिर बच्चा, उसके अंदर जो भी सोशल स्किल्स है, भावनात्मक रूप से जो है बच्चा डेवलप यहाँ पर नहीं हो पाएगा। देन भाषाई अभाव वहाँ पर होता है। तो जो सीमित संसाधन वाले परिवार है, ठीक है, कि जिनके पास पैसे की कमी है, तो वो ज़्यादा जल्दी बच्चे का हस्तक्षेप, यहाँ पर प्रारंभिक हस्तक्षेप नहीं करा पाते कि भाई उसको उचित सेवाएं मिल जाए। तो इससे जो है वो सांकेतिक भाषा भी सीखता है, तो वो भी बहुत लेट सीखता है, जिससे भाषाई अभाव बच्चे में रह जाता है। देन सांस्कृतिक बाधाएं आ सकती है कि भाई कोई अप्रवासी परिवार है, ठीक है, कि वो खुद ही कहीं दूर से आए हैं, तो उनको वैसे ही लोकल लैंग्वेज नहीं आती, और ऊपर से अगर वो बच्चा बधिर है तो उनको कैसे समझना है, कैसे समझाना है, वो उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा कठिन हो सकता है। Then comparing the experiences within families with multiple deaf members and families with only one deaf member, right? कि भाई क्या experiences जो है फैमिली फेस करती हैं, कि किसी की फैमिली में एक डेफ मेंबर है या एक से ज़्यादा डेफ मेंबर है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन डायनेमिक्स कैसा रहेगा फैमिलीज विद मल्टीपल डेफ मेंबर्स? तो कम्युनिकेशन इज ऑफन मोर नेचुरल एंड असेसिबल, ठीक है, कि जो दो डेफ बच्चे हैं वो यहाँ पर खुद एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज इज टिपिकली द primary mode of communication and all family members are fluent. Deaf members do not face significant barriers in participating in family discussions or decision making, right? क्योंकि उनको एक सपोर्ट वहाँ पर मिल जाता है, सेम जो है कंडीशन को जो फेस कर रहा है जो दूसरा डेफ मेंबर है, राइट? देन फैमिलीज जिनमें खाली एक डेफ मेंबर है, सो कम्युनिकेशन चैलेंजेस वहाँ पर बहुत कॉमन होते हैं। मोस्ट शेयरिंग फैमिलीज डू नॉट इनिशियली नो साइन लैंग्वेज, लीडिंग टू रिलायंस ऑन स्पोकन लैंग्वेज और रिटन नोट्स, है कि वही वो रिटन नोट्स या जो है स्पोकन लैंग्वेज पर ही डिपेंड रहते, तो उनको कम्युनिकेशन में यहाँ पर चैलेंजेस होते हैं। डेफ मेंबर्स में फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉन्वर्सेशंस, पर्टिकुलरली इफ इंटरप्रेटर्स और साइन लैंग्वेज आर नॉट यूज्ड एट होम। सो मिसकम्युनिकेशन कैन क्रिएट इमोशनल डिस्टेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन फैमिली मेंबर, राइट? तो यहाँ पर जब बच्चा अकेला है तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। अगर यहाँ पर जो उसके फैमिली मेंबर्स है वो साइन लैंग्वेज नहीं सीखते, तो वो अपने आप को जो है पर्टिकुलरली जो भी उसके इमोशंस है, एक्सप्रेशंस है, उनको अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बता पाता, और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर उसकी और उसके फैमिली मेंबर्स के बीच में जो है क्रिएट हो सकती है। तो कई बधिर सदस्यों वाले परिवार और कोई जो है जिसमें एक ही बधिर सदस्य है, तो उनके जो अनुभव है उनकी हमें तुलना करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले संचार की गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक फैमिली जिसमें कई बधिर सदस्य हैं, तो उनमें जो संचार अधिक स्वाभाविक और सुलभ होगा, राइट? क्योंकि अगर मेरे जैसा कोई दूसरा पर्सन मुझे मिल रहा है, तो हम एक दूसरे के इमोशन से उसको समझ सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से हम संचार करने का यहाँ पर तरीका निकालेंगे, ठीक है? अगर दोनों को क्लासेस दिलाई जा रही है तो दोनों साइन लैंग्वेज सीखेंगे और एक दूसरे से जो है शेयरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो सांकेतिक भाषा है आमतौर पर संचार का प्राथमिक तरीका होती है, और परिवार के जो सभी सदस्य यहाँ पर धारक प्रभाव होते हैं, ठीक है, कि उनको साइन लैंग्वेज यहाँ पर आती है, और बधिर सदस्यों को जो भी पारिवारिक चर्चाएं हैं उनमें निर्णय लेने और उनमें भाग लेने की जो महत्वपूर्ण बाधाएं हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता है, कि वो फैमिली में इंक्लूडेड यहाँ पर फील करते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं ऐसा हुआ कि भाई किसी फैमिली में एक ही बधिर सदस्य है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो बिल्कुल अकेला यहाँ पर फील करेगा, और उसकी फैमिली को अगर साइन लैंग्वेज भी नहीं आती है, कि वो लिखित भाषा या बोली जाने वाली भाषा पर ही निर्भर करते हैं, तो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और गलत संचार परिवार के सदस्यों से भावनात्मक दूरी और गलत फहमी भी प्रदान जो है यहाँ पर प्रदान कर सकता है, राइट? क्योंकि वो ना फैमिली मेम्बर्स की बातों को अच्छे से समझ पाएगा और ना अपने आप को उनको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस यहाँ पर कर पाएगा। देन कल्चरल आइडेंटिटी होती है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो फैमिली है जहाँ पर मल्टीपल डेफ मेंबर्स हैं, तो डेफ कल्चर इज सेंट्रल पार्ट ऑफ फैमिली, राइट? क्योंकि वहाँ पर एक नहीं 2-3 बच्चे हैं मान लो, ठीक है? तो डेफ कल्चर उनका फैमिली का जो है मेन पार्ट होगा, फोस्टिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड प्राइड इन डेफ आइडेंटिटी। सो चिल्ड्रन इन दीज फैमिलीज ग्रो अप immersed in deaf traditions, values and language from an early age. So there is less emphasis on fixing deafness and more focus on embracing deafness as a natural identity, right? तो जब वो बचपन से ही डेफ कल्चर का पार्ट रहे हैं, ठीक है, उनको मल्टीपल मेंबर्स उनकी फैमिली में ही हैं, तो वो यहाँ पर डेफनेस को एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं फिक्स करने की बजाय जो उसको एम्ब्रेस यहाँ पर करते हैं, राइट? कि उनको गर्व होता है अपनी डेफनेस पर। लेकिन फैमिली जहाँ पर केवल एक डेफ मेंबर है, तो दे में व्यूड थ्रू अ मेडिकल और रिहेबिलिटेटिव लेंस विद एफर्ट्स टू नॉर्मलाइज द डेफ चाइल्ड थ्रू स्पीच थेरेपी और कोक्लियर इम्प्लांट, राइट?
राइट। लेकिन जहाँ पर एक बच्चा होता है डेफ, तो उसको सोचा जाता है कि भाई कैसे हम इसको सुनाई दे, ठीक है, कौन सी हियरिंग एड या क्या इलाज हम करा दें कि भाई बच्चों को यहाँ पर सुनाई दे, ठीक है। सो डेफ इंडिविजुअल often has to navigate two worlds, the hearing world of the family and the deaf world outside the home, ठीक है। तो उसको दोनों ही वर्ल्ड के साथ यहाँ पर compete करना पड़ता है। And lack of exposure to deaf culture can delay the development of a strong deaf identity, right। और उसका जो डेफ कल्चर के साथ जो इंटरेक्शन भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो अकेला ही है, ठीक है, फैमिली में। इससे जो भी उसकी डेफ आइडेंटिटी है वो बनने में काफ़ी टाइम उस बच्चे को लग सकता है। देन उनके सांस्कृतिक पहचान पर क्या जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। जब कई बधिर सदस्य वाला परिवार है, तो बधिर संस्कृति जो है उनके पारिवारिक जीवन का एक हिस्सा है, ठीक है। कि भाई मान लो 3-4 बच्चे, तो जो भी बधिर संस्कृति उसको वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करेंगे, और उनका केंद्रीय हिस्सा जो है वो है जो कि बधिर पहचान और अपनेपन पर गर्व की भावना को यहाँ पर बढ़ावा देती है, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं कम उम्र से ही जो भी बधिर परंपराएं हैं, मूल्य है या भाषा, उसमें डूबे हुए होते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा नहीं है, कई बच्चे हैं, तो उनका फोकस जो है उसी जो है बधिर संस्कृति के ऊपर रहता है, ठीक है। फैमिली वालों को भी रहता है कि भाई ये 3-4 बच्चे, तो इसको उसी कम्युनिटी में हम इन्वॉल्व करें। तो बधिरता को ठीक करने पर कम जोर दिया जाता है, और उस पर एक गर्व अपना रखना कि भाई हम बधिर है, तो एक डाइवर्सिटी है ये, उस पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर किसी फैमिली में एक ही बधिर सदस्य है, तो उसको ऐसा सोचा जाता है कि भाई कैसा क्या इलाज करा के हमें इस बच्चे को ठीक कर दी, ठीक है। उसको एक डिसेबिलिटी की तरह यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है, कि कोई हियरिंग डिवाइस यहाँ पर यूज़ करके अगर ये सुनने लग जाए तो नॉर्मल हो जाएगा, तो उसको एबनॉर्मल तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। और बधिर व्यक्ति एक है जो उसको अक्सर दोनों ही दुनियाओं पर काम करना पड़ता है, ठीक है, कि जो परिवार में सुनने वाली एक दुनिया है और एक जो बाहर वाली दुनिया, तो उसको लड़ना काइंड ऑफ उनके साथ पड़ता है। और बधिर संस्कृति के संपर्क की जो कमी उसको होती है, तो उसके जो भी पहचान बनानी है उसमें यहाँ पर देरी हो सकती है, कि वो अपने आप पर गर्व यहाँ पर फील नहीं कर पाएगा कि भाई वो डेफ है। उसको हमेशा एक कमी के तौर पर वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। देन इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट, राइट। तो जो भी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर मल्टीपल डेफ मेंबर्स हैं, तो उनको इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, राइट। कि भाई एक साथ मतलब 2-3 बच्चे हैं कि जिनकी सेम प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक दूसरे को समझ पाते हैं और एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर पाते हैं। तो उनको समझा यहाँ पर जाता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर इमोशनली यहाँ पर रिलाय रह सकते हैं, उनको इमोशनल चैलेंजेस यहाँ पर नहीं आते हैं। एंड देयर इज़ अ बिल्ट इन सेंस ऑफ कम्युनिटी विद इन द फैमिली, राइट। तो एक कम्युनिटी उनकी फैमिली के अंदर ही बन जाती है, रिड्यूसिंग फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन। लेकिन जब केवल एक डेफ मेंबर यहाँ पर फैमिली में होता है, तो वो आइसोलेटेड फील करता है, मिसअंडरस्टूड फील करता है अपनी फैमिली में, राइट। क्योंकि जो वो एक्सपीरियंसेस यहाँ पर फेस कर रहा है, वो एक्सपीरियंसेस उसके जो डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे डिफरेंट है, और वो उसको फुली अप्रिशिएट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, राइट। तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हम कह सकते हैं उसके साथ हो रहा होता है, कि भाई वो अपनी बातों को उनको बताने में या उनकी बातों को समझने में यहाँ पर काफ़ी बैरियर्स उनके साथ रहते हैं। तो भावनात्मक और सामाजिक सहायता क्या होती है, कि जो कई बधिर वाले सदस्य हैं, वो आपका परिवार है, ठीक है, कि भाई एक फैमिली है, उसमें 3 बच्चे जो है बधिर है, तो उनके सबकी सेम प्रॉब्लम है, तो ये एक दूसरे को समझ पाएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाएंगे। लेकिन जब केवल एक बधिर बच्चा होता है, तो मान लो ये एक बच्चा है और ये इसके मेम्बर्स दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो इससे बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो इन सब के एक्सपीरियंसेस यहाँ पर अलग हैं और इस बच्चे का एक्सपीरियंस अलग है, तो ये समझ नहीं पाते। तो ये जो एक बच्चा है अपने परिवार में, वो अलग थलग यहाँ पर खुद को महसूस करता है, ठीक है। Then access to resources. So families with multiple deaf members, right? So these families often have prior experiences with accessing deaf specific resources such as sign language classes, deaf schools और assistive technology, right? कि भाई किसी का बड़ा भाई है, वो ऑलरेडी डेफ है, तो उसका जो छोटा भाई है मान लो, तो उनको जो उसकी फैमिली उनको ऑलरेडी पता है कि भाई कौन से डेफ स्कूल है, कैसे हमें साइन लैंग्वेज की क्लासेस लेनी है, कौन से असिस्टिव टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन जब तो वो उसकी जो एजुकेशन है या हेल्थ केयर उसको इजीली नेविगेट कर पाते हैं, सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन जब केवल एक डेफ मेंबर होता है, तो उनकी फैमिलीज को कोई प्रायर नॉलेज नहीं होती कि भाई कैसे रिसोर्सेज हमें कैसे लेने हैं, साइन लैंग्वेज कहाँ से सीख सकता है बच्चा, डेफ कल्चर क्या होता है, कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी बच्चे के काम की, तो वो उनको नहीं पता होता है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम इस प्रॉब्लम को यहाँ पर फेस किया है, ठीक है। तो अगर संसाधनों तक पहुँच के बारे में बात करें, तो कई बधिर सदस्यों वाला जो परिवार है, उसमें अक्सर बधिर विशिष्ट संसाधन जो होते हैं, जैसे कि सांकेतिक भाषा की कक्षाएं होगी, बधिर विद्यालय हो गया, या सहायक तकनीकी, उन तक पहुंचने का पूर्व अनुभव होता है, ठीक है। कि मान लो 3 यहाँ पर बच्चे हैं, तो जो सबसे बड़ा बच्चा था जब वो बधिर पैदा हुआ, तो उनकी फैमिली ने ना सारी जब चीज़ें करी कि उसको सांकेतिक भाषा सिखाई, बधिर विद्यालय में ले गए, तो उन सबको इन चीज़ों का पता है। तो जब ये नेक्स्ट ये 2 बच्चे हैं जो बधिर हैं, तो उनको
अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ जो है उनकी इंटरवेंशन यहाँ पर कर सकते हैं, उनको सारी जो है सहायता यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जब केवल एक बधिर सदस्य है, ठीक है, तो उसके लिए जो है परिवार उनको सीमित जानकारी होती है, क्योंकि उन्होंने ये प्रॉब्लम पहली बार अपनी लाइफ में देखी है। तो बच्चे को साइन लैंग्वेज कैसे सिखानी है, बधिर संस्कृति क्या होती है, या कौन सी सहायक तकनीकें या बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उनको ये स्टार्टिंग से बिल्कुल यहाँ पर सीखना पड़ता है। देन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। सो फैमिली जब मल्टीपल डेफ मेंबर्स होते हैं, तो उनको जो भी चॉइसेस है कि भाई कैसे बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, तो वो इन्फॉर्म्ड यहाँ पर होती है, राइट, क्योंकि उनकी फैमिली में ऑलरेडी यहाँ पर डेफ मेंबर्स हैं। सो डेफ स्कूल्स ऑन प्रोग्राम्स एम्फोसाइजिंग साइन लैंग्वेज आर टिपिकली प्रेफर्ड। सो डेफ चिल्ड्रन इन दीज फैमिलीज आर मोर लाइकली टू ग्रो अप बाइलिंगुअल, राइट, कि भाई उनको साइन लैंग्वेज भी आ सकती है और रिटन और स्पोकन लैंग्वेज भी, क्योंकि उनको फैमिली के अंदर एक कम्युनिटी वाली फीलिंग यहाँ पर मिल रही है। लेकिन जब केवल एक डेफ मेंबर होता है, सो हियरिंग फैमिलीज में इनिशियली प्रायोरिटाइज मेन स्ट्रीम एजुकेशन, राइट। तो जो फैमिली है उनको उसको लगता है कि भाई ये बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है और हमें इस बच्चे को कैसे ना कैसे ठीक करना है कि इसको सुनाई दे जाए, तो उसको मेन स्ट्रीम स्कूल में यहाँ पर डाल दिया, राइट, क्योंकि वो डेफ कल्चर को यहाँ पर एक डिसेबिलिटी के तरीके से देखती है, ना कि एक डेफ गेन के तरीके से। सो विद एन एम्फोसिस ऑन स्पोकन लैंग्वेज समटाइम्स डिलेइंग एक्सेस टू साइन लैंग्वेज, राइट। तो वो चाहते हैं कि भाई कोई हम कॉकलर इम्प्लांट करा दे, बच्चे को ऐसी डिवाइस दे दे कि भाई बच्चा लैंग्वेज को सुन सके, और उसमें काफ़ी लेट यहाँ पर हो जाता है कि भाई बच्चे को यहाँ पर साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, और डेफ फ्रेंडली एजुकेशनल एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चे को मिलता है तो उसके लिए काफ़ी लेट उस चीज़ को कर देते हैं। सो द डेफ चिल्ड्रन में फेस ग्रेटर चैलेंजेस इन स्कूल ड्यू टू लैक ऑफ फैमिली नॉलेज अबाउट देयर एजुकेशनल राइट्स एंड ऑप्शन, राइट, क्योंकि उसकी फैमिली को उसके एजुकेशन के क्या राइट है, क्या ऑप्शन है, वो नहीं बताते, तो उस बच्चे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं अपनी एजुकेशन में, ठीक है। तो शैक्षिक अनुभव की अगर बात करें, तो जो कई बधिर सदस्यों वाला परिवार है, तो शिक्षा के विकल्प अक्सर परिवार के अनुभव से यहाँ पर सूचित होते हैं। बधिर विद्यालय या सांकेतिक भाषा पर जोर देने वाले जो कार्यक्रम है वो आमतौर पर पसंद किए जाते हैं, ठीक है। तो उनके पास अनुभव होता है कि भाई कैसे बच्चों को शिक्षा दिलानी है। लेकिन जब एक ही बधिर बच्चा होता है, तो उसकी फैमिली को कि क्या क्या उसके बच्चे के शैक्षिक अधिकार है, क्या क्या विकल्प है, वो यहाँ पर नहीं पता होते, और वो यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा पर ज़्यादा जोर देते हैं, जिसके कारण सांकेतिक भाषा सीखने में काफ़ी डिले हो जाता है, राइट, कि भाई बच्चा कैसे ना कैसे बोल कर चीज़ों को सीख ले, इसको कोई डिवाइस हम दे दें, इसका कोकलर इम्प्लांट कर दे, तो उनका ध्यान इस चीज़ पर रहता है, जिसके कारण अगर बच्चा बिल्कुल नहीं सुन पा रहा है, तो बाद में जब उसको साइन लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी, तो वो काफ़ी लेट उसके लिए यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। देन इन्वॉल्वमेंट इन द डेफ कम्युनिटी। सो फैमिली जो मल्टीपल डेफ मेंबर्स की, तो वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। सो दीज फैमिलीज आर डीपली कनेक्टेड टू द डेफ कम्युनिटी, पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल इवेंट्स, एडवोकेसी एंड सोशल एक्टिविटीज, राइट। सो दीज फैमिली सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन डेफ कम्युनिटी एंड द लार्जर सोसाइटी, फोस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी डेफ मेंबर्स हैं, उनमें बिलोंगिंग की जो है एक अच्छी सेंस होगी अपने डेफ कम्युनिटी के साथ। लेकिन जहाँ पर फैमिली है जिनमें केवल एक ही मेंबर है, तो वो डेफ कम्युनिटी से ऑफन डिस्कनेक्टेड यहाँ पर देखे गए हैं, पर्टिकुलरली इफ दे डू नॉट हैव साइन लैंग्वेज और एक्सप्लोर डेफ कल्चर, राइट, कि वो साइन लैंग्वेज ज़्यादा सीखना प्रेफर नहीं करते और ज़्यादा डेफ कल्चर को एक्सप्लोर यहाँ पर पर्टिकुलरली नहीं करते, तो वो डिस्कनेक्टेड यहाँ पर उनसे रह जाते हैं। एंड विदाउट इन्वॉल्वमेंट इन डेफ कम्युनिटी द डेफ मेंबर मे लैक अ सेंस ऑफ कल्चरल बिलोंगिंग, राइट। तो जब डेफ कम्युनिटी से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, बच्चा खुद अपनी फैमिली से एक्सक्लूडेड फील कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर डेफ मेंबर्स भी उसको नहीं मिल रहे, तो बच्चे की जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो उसको नहीं मिल पाती, एंड दे मे फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर आइडेंटिटी, राइट। तो बधिर समुदाय में जो भागीदारी होती है, तो कई बधिर सदस्य अगर एक परिवार में है, तो वो आमतौर पर जो बधिर समुदाय होता है उसमें गहराई से जुड़े होते हैं, ठीक है, कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वकालत और सामाजिक गतिविधियां सब में भाग लेते हैं। लेकिन जब केवल एक बधिर सदस्य है यहाँ पर होता है जो जिसको सुनाई नहीं देता, तो उसके लोग जो बधिर समुदाय से थोड़ा अलग रहते हैं, खासकर अगर उनको सांकेतिक भाषा नहीं सीखते, तो वे बिल्कुल ही जो बधिर संस्कृति है उससे अलग रहते हैं, ठीक है, उसका कोई जुड़ाव उनके पास नहीं होता है। तो बधिर समुदाय में भागीदारी के बिना जो बधिर सदस्य हैं, वो यहाँ पर जो जुड़ाव की भावना एक बच्चे के अंदर होती है वो उसमें नहीं होती, राइट, क्योंकि वो फैमिली से तो खुद को अलग वैसे ही फील करता है कि उसकी फैमिली को साइन लैंग्वेज नहीं आती, वो उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता, और दूसरा उसको बाहर भी कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा है कि भाई उस कम्युनिटी से मैं यहाँ पर जो है जुड़ाव यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ। देन एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, राइट। तो जो फैमिली है मल्टीपल डेफ मेंबर्स की, इनके क्या क्या एडवांटेजेस यहाँ पर हो सकती है कि भाई जो डेफनेस है उसका जो समझ है वो एक दूसरे को इमोशनल और सोशल बैरियर्स है वो यहाँ पर कम होते हैं। ईजर एक्सेस होती है रिसोर्सेज की, राइट, क्योंकि भाई 3-4 जहाँ पर मेंबर्स है, तो जो रिसोर्सेज है उनके पास अवेलेबल होती हैं, एंड कलेक्टिव एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है, तो स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी उनके पास होती है। लेकिन चैलेंज क्या आता है, तो फैमिली मे फेस ग्रेटर सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू वाइड स्प्रेड एबलिज्म एंड मिसकंसेप्शन अबाउट डेफ कल्चर, राइट। तो जो भी गलत अवधारणाएं मिसकंसेप्शन फैले हुए हैं, तो उसके कारण इस फैमिली को काफ़ी जो है
डिस्क्रिमिनेशन फ़ील हो सकता है, ठीक है? कि भई इनके घर में 2-3 डेफ़ मेंबर्स हैं, सबको किसी को भी सुनाई नहीं देता या ऐसे करके। एंड देन इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी आ सकते हैं कि राइट, क्योंकि भई मान लो 3 बच्चे, तो तीनों को ही हियरिंग डिवाइस यहाँ पर देनी है, असिस्टिव डिवाइसेज़ यहाँ पर देनी है, तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो अराइज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर लाभ और चुनौतियों की बात करें, तो यहाँ पर जो लाभ है, ठीक है, कि कई बधिर सदस्य हैं, तो उनकी फैमिली में उनको क्या लाभ होता है कि भई भावनात्मक और सामाजिक बाधाएँ कम होती है, राइट? क्योंकि 3-4 मेंबर हैं, वो एक-दूसरे से अपनी भावनाएँ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और सामाजिक रूप से जो उनकी डेवलपमेंट है वो भी वहाँ पर हो जाती है, अच्छे तरीके से बातचीत यहाँ पर हो जाती है और एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान उनकी होती है। लेकिन चुनौतियाँ क्या आती हैं कि मान लो जो यहाँ पर बधिरता के बीच में जो भी गलत अवधारणाएँ बनी हुई हैं, तो इसके कारण जो उनकी फैमिली है उनको काफ़ी सामाजिक भेदभाव का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। और साथ ही जब कई सदस्यों के लिए हमें उपकरण लेना है, सभी को साइन लैंग्वेज भी सिखानी है, सभी की थेरेपीज़ भी करानी है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वित्तीय सहायता की आर्थिक चुनौतियों का जो है आर्थिक चुनौतियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन जहाँ पर केवल एक डेफ मेंबर है, तो उसकी एडवांटेजेस क्या होंगी? ब्रोडर एक्सपोजर टू द हियरिंग वर्ल्ड कैन प्रोवाइड डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेफ मेंबर, राइट? कि उसकी जो उसका जो है एक्सपोजर ज़्यादा हियरिंग वर्ल्ड में, कि जो सुनने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दे सकता है डिफरेंट डिफरेंट। फैमिलीज ऑफन ब्रिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव्स टू एडवोकेसी एज दे लर्न एंड एंगेज विद डेफ कल्चर, राइट? और जो फैमिली होती है वो भी अपने नए नए पर्सपेक्टिव लाती है कि कैसे जो बच्चे के राइट्स उनको एडवोकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? सिग्निफिकेंट लर्निंग कर्व्स फॉर फैमिलीज इन अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग द डेफ मेंबर्स नीड, राइट? कि वो जो डेफ मेंबर है उसकी नीड को वो नहीं समझ पाते और अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाते। एंड पोटेंशियल फॉर आइसोलेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग विद इन द फैमिली इफ कम्युनिकेशन बैरियर्स आर नॉट एड्रेस्ड, राइट? और मान लो अगर उनकी फैमिली में जो भी कम्युनिकेशन बैरियर से, लाइक वो बच्चा साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है लेकिन उसकी फैमिली में किसी को साइन लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे वो, तो यहाँ पर बच्चा आइसोलेशन में जो है जा सकता है। लेकिन केवल एक बधिर वाले सदस्य की अगर बात करें, ठीक है, तो उसके लाभ क्या होंगे कि श्रवण जगत में उसका व्यापक संपर्क होता है, राइट? कि भाई उसको हर जगह हियरिंग वर्ल्ड दिखाई देता है, तो उसमें उसको सीखने के विविध अवसर मिल सकते हैं। और परिवार अक्सर वकालत के जो नए नए दृष्टिकोण लाते हैं, क्योंकि वे बधिर संस्कृति के बारे में सीखते हैं और उससे जुड़ते हैं। लेकिन इसमें चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं कि जो भी बधिर सदस्य की ज़रूरतें हैं उसको वो अच्छे तरीके से समझने में और उसका समर्थन करने में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कमी है, यहाँ पर रह जाती है। यदि संचार बाधाओं को संबोधित नहीं किया जाए तो परिवार के भीतर अलगाव या गलतफहमी की संभावना भी हो सकती है, ठीक है? कि मान लो ये जो बधिर बच्चा है इसको साइन लैंग्वेज में बात करनी है, लेकिन जो इसके फैमिली मेंबर्स है उसको साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पर प्रॉपर नहीं होगा और ये जो बच्चा है यहाँ पर अलगाव यहाँ पर फील जो है कर सकता है। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इमोशनल कनेक्ट विद वेरियस फैमिली मेम्बर, राइट? तो उसका जो कि सोशली या इमोशनली जो फैमिली मेम्बर दूसरे के ऊपर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सो बिल्डिंग कम्युनिकेशन एज अ फाउंडेशन फॉर कनेक्शन। तो साइन लैंग्वेज को एक टूल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस यहाँ पर कर पाए। सो लर्निंग साइन लैंग्वेज एज अ फैमिली एनहांसेस कम्युनिकेशन, हेल्पिंग डेफ इंडिविजुअल्स फील हर्ड एंड अंडरस्टूड, राइट? तो उनको भी अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने में, समझाने में यहाँ पर जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन की हेल्प मिलती है कि भाई जो दोनों ही साइन लैंग्वेज में इंटरेक्ट यहाँ पर कर पा रहे हैं, जो डेफ मेंबर वो भी और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी। व्हेन ऑल फैमिली मेंबर्स कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, फ्रस्ट्रेशन है, आइसोलेशन है, वो यहाँ पर कम होता है और जो कम्युनिकेशन का गैप है वो कम होता है, राइट? क्योंकि मान लो बच्चा जो है बोलकर नहीं सीख पा रहा, तो उसकी फैमिली ने अगर साइन लैंग्वेज सीख ली तो जो कम्युनिकेशन के कारण होने वाली जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो यहाँ पर नहीं होगी। सो डेफ इंडिविजुअल्स इन हियरिंग फैमिलीज ऑफन एक्सपीरियंस इमोशनल आइसोलेशन इफ अदर फैमिली मेंबर्स रिलाई सोलली ऑन स्पोकन लैंग्वेज, राइट? लेकिन अगर वो जो है दूसरे फैमिली मेंबर यहाँ पर सीख ही नहीं रहे वो साइन लैंग्वेज, ठीक है, तो ये जो बच्चा है यहाँ पर डेफ इंडिविजुअल वो बिल्कुल एक्सक्लूडेड फील करेगा, राइट? क्योंकि वो अपनी चीज़ों को समझा नहीं पा रहा है, ना उसके फैमिली वाले की जो चीज़ें उनको वो सुन पा रहा है, ठीक है। सो एनकरेजिंग विजुअल कम्युनिकेशन, तो अगर वो साइन लैंग्वेज यहाँ पर सीख लेते हैं तो एक फैमिली जो इसमें इंक्लूजन यहाँ पर होगा, कन्वर्सेशन अच्छी होगी और डिसीजन मेकिंग यहाँ पर अच्छी होगी, जिससे जो कम्युनिकेशन का गैप है वो यहाँ पर फिल वो उसको ओवरकम यहाँ पर कर पाएंगे। तो विभिन्न पारिवारिक सदस्यों के साथ जो भी सामाजिक या भावनात्मक जुड़ाव उसका क्या महत्व है? तो संपर्क के आधार के रूप में संचार का निर्माण सबसे पहले करना होगा ताकि उनके बीच में संचार यहाँ पर हो सके, ठीक है। तो संबंध के लिए एक उपकरण के रूप में सांकेतिक भाषा सीखनी होगी, तो परिवार के रूप में सांकेतिक भाषा जो अगर परिवार सीखता है तो उससे जो उनका संचार है वो बढ़ता है, क्योंकि जो बधिर व्यक्ति है वो अपने जो परिवार है उनके साथ अपनी बातें कह सकता है, उनकी बातों को समझ सकता है, ठीक है। तो जब दोनों की बातें हैं वो सुनी और समझी जा सकती हैं, और जब परिवार के सभी सदस्य अच्छे ढंग से संवाद कर सकते हैं तो गलतफहमी, हताशा और अलगाव जो है बच्चे के अंदर कम हो जाता है, ठीक है। और जो संचार का अंतराल है, मान लो एक बच्चा है जिसको साइन लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करना आता है और जो दूसरी फैमिली मेंबर
मेंबर्स है वो ना साइन लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, ना उसमें कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर अलगाव फील करेगा। लेकिन अगर जो दूसरे फैमिली मेंबर से साइन लैंग्वेज में इंटरेक्ट करना सीख गए, तो जो भी संचार का अंतराल था ना कि भाई कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो ये एक दूसरे को चीज़ें नहीं समझा रहे थे, तो वो यहाँ पर जो है कम हो जाएगी। देन प्रमोटिंग इमोशनल वेलबिंग, राइट, तो इससे इमोशनल वेलबिंग भी प्रमोट होती है, फोस्टिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सो deaf individuals, particularly in hearing families, often feel excluded due to communication barriers और lack of shared cultural experiences, right? तो एक फैमिली है, उसमें जो भी इंडिविजुअल है जो सुनाई नहीं दे रहा, वो खुद को जो है एक्सक्लूडेड वहाँ पर फील करेगा, ठीक है, क्योंकि उनका जो कल्चरल एक्सपीरियंसेस है या जो भी बैरियर्स उनके पास आ रहे हैं वो सेम नहीं है यहाँ पर। सो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन रीअश्योर्स दैम दैट दे आर वैल्यूड एंड एक्सेप्टेड, राइट। लेकिन अगर उनका स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन होगा, मान लो उनकी मदर है वो उसकी बहुत केयर करती है, ठीक है, तो जब उनका इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम यहाँ पर आएगा, रिड्यूसिंग इमोशनल स्ट्रेन। सो फैमिलीज फेस सिग्निफिकेंट स्ट्रेस नेविगेटिंग डेफनेस, particularly in understanding medical, educational, and cultural aspects. So, open emotional communication among family members creates a supportive environment, reducing feelings of overwhelm or frustration, right? और साथ ही जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको भी चाहिए कि भाई जो उनकी इमोशनल फीलिंग्स है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, ताकि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर क्रिएट ना हो, ठीक है। और जो भी मेडिकल एजुकेशन या कल्चरल आस्पेक्ट्स है पर्टिकुलरली उस डेफ बच्चे के लिए, उनके ऊपर वो खुलकर यहाँ पर बातचीत जो है कर सके। तो भावनात्मक कल्याण को भी ये बढ़ावा देगा कि अपनापन महसूस होगा, ठीक है, कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने जो भावनाएं अच्छे से बता पाएगा तो अपनापन यहाँ पर महसूस होगा, ठीक है। तो जो बधिर व्यक्ति है, अगर वो सुनने वालों के परिवार में, ठीक है, कि सब लोगों को सुनाई दे रहा है और एक बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा, तो वो काफ़ी खुद को अलग थलग यहाँ पर महसूस कर सकता है। लेकिन अगर उसका भावनात्मक संबंध मजबूत है, मान लो उसकी मदर उसकी केयर करती है और उसके साथ भी उसका भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत है, उसको वो अपनी सारी फीलिंग्स यहाँ पर एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो एक अपनेपन का जो है एहसास उसको हमेशा रहेगा, और जिसके कारण आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उस इंडिविजुअल के प्रति, उस इंडिविजुअल के अंदर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और जो भावनात्मक तनाव है वो भी कम होगा, ठीक है, कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पर उनको भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है कि भाई बच्चे को कैसे चिकित्सा दिलाए, कैसे शिक्षा दिलाए, या जो सांस्कृतिक पहलू उनको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो जब ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर फीलिंग शेयर करेंगे, ठीक है, तो जो इनका भावनात्मक तनाव है वो यहाँ पर कम होगा। तो परिवार के सदस्यों के बीच अगर खुला भावनात्मक संचार होगा तो ये एक सहायक वातावरण बनाता है, जिसे अभिभूत या हताशा की भावनाएं जो है कम हो जाती हैं। देन रोल ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन सोशल इमोशनल सपोर्ट, राइट, कि जो सोशल इमोशनल सपोर्ट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स है वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं आर द प्राइमरी एडवोकेट्स ऑफ द डेफ चिल्ड्रन, दे इमोशनली सपोर्ट द विलिंगनेस टू लर्न अबाउट डेफ कल्चर, प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द चाइल्ड्स आइडेंटिटी डेवलपमेंट, राइट। तो पेरेंट हमारे प्राइमरी एडवोकेट होते हैं कि भाई हमारे बच्चे का ये राइट है या जो भी ज़रूरतें पूरी करनी होते हैं, और एक वो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल यहाँ पर प्ले करते हैं बच्चे की आइडेंटिटी को डेवलप करने का डेफ कल्चर के साथ इंटरेक्शन करके, राइट। सो पेरेंट्स हु कम्युनिकेट ओपनली एंड एम्ब्रेस देयर चाइल्ड्स डेफ आइडेंटिटी हेल्प रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन और रिजेक्शन, राइट। तो जब पेरेंट्स यहाँ पर बच्चे की जो डेफ आइडेंटिटी है उसके बारे में ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जो बच्चे के अंदर जो स्टिग्मा है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं, और जो आइसोलेशन यहाँ पर आता है, रिजेक्शन की फीलिंग आती है, तो वो बच्चे के अंदर कम हो जाती है, राइट। और जो सिबलिंग्स होते हैं, सो सिबलिंग्स हु लर्न साइन लैंग्वेज और टेक एन एक्टिव रोल इन देयर डेफ सिबलिंग्स लाइफ बिकम वाइटल अलाइज एंड इमोशनल एंकर्स, राइट। कि भाई एक जो है भाई बहन है, तो भाई को मान लो नहीं सुनाई दे रहा, तो अगर उसकी बहन यहाँ पर साइन लैंग्वेज सीखती है तो उनका बॉन्ड यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा, इमोशनल एंकर्स वो एक दूसरे के लिए बन सकते हैं। एंड इन हियरिंग फैमिलीज सिबलिंग्स कैन ब्रिज गैप बिटवीन डेफ सिबलिंग एंड द ब्रोडर फैमिली बाय एडवोकेटिंग फॉर इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी, राइट। और उनकी फैमिली में एक इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी उस इंडिविजुअल के लिए जो है वो क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं। Then extended family, so grandparents, cousins, and other relatives who engage with the deaf family member strengthen the child's sense of belonging to the family, right। कि भाई जो डेफ बच्चा है उसके साथ भी जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, उसके कजन्स है, वो अच्छे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो यहाँ पर बढ़ती है। एंड एडुकेटिंग एक्सटेंडेड फैमिली अबाउट डेफनेस एंड साइन लैंग्वेज फोस्टर अ ब्रॉडर सपोर्टिव नेटवर्क, राइट। और अगर उनको डेफनेस के बारे में और ज़्यादा नॉलेज हो, साथ ही वो साइन लैंग्वेज सीख ले, तो और ज़्यादा सपोर्टिव नेटवर्क उस डीफ बच्चे के लिए जो वहाँ पर वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सामाजिक भावनात्मक समर्थन में जो परिवार के सदस्य हैं उनकी क्या भूमिका रहती है। तो जो माता पिता होते हैं अक्सर अपने बधिर बच्चे के प्राथमिक अधिवक्ता, उनकी वकालत वही करते हैं, और उनका भावनात्मक समर्थन और बधिर संस्कृति के बारे में जो जानने की इच्छा होती है वो उनके बच्चे की जो पहचान का विकास है उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। माता पिता है खुलकर जो है, जो माता पिता यहाँ पर खुलकर संवाद करते हैं, अपने बच्चे की बधिर पहचान को अपनाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई शेम यहाँ पर फील है, उसको गर्व से वो अपनाते हैं और उसके
कैसे एम्ब्रेस करना उसके लिए ध्यान देते हैं, तो वे अलगाव या अस्वीकृति की भावनाओं को कम करने में यहाँ पर मदद करती है, राइट? क्योंकि जो सिचुएशन उनके पास है वो उसको एक्सेप्ट करे, उसको डिनाई यहाँ पर नहीं कर रहे। देन जो भाई बहन होते हैं, तो भाई बहन जो सांकेतिक भाषा सीखते हैं या अपने बधिर भाई बहन के जीवन में जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं और महत्वपूर्ण सहयोगी और भावनात्मक सहारा बन जाते हैं, राइट? क्योंकि मान लो एक भाई बधिर है, तो उसकी बहन ने अगर साइन लैंग्वेज सीख ली तो उनका जो बॉन्ड है वो नॉर्मल सिबलिंग्स जैसा हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो अच्छा जो है भावनात्मक सहारा उनको मिलेगा। और सुनने वाले परिवारों में भाई बहन समावेश और सुलभता की वकालत करके जो बधिर भाई बहन है व्यापक परिवार के बीच एक खाई को बांट सकते हैं, राइट? कि जो भी उनमें कम्युनिकेशन गैप था या जो बच्चा अलग यहाँ पर अपनी फैमिली में फील कर रहा था, तो वो अपने जो भाई बहन के जरिए जो है उसमें एक जो अपना घर का वातावरण है उसमें उसको अच्छा भी यहाँ पर फील हो सकता है, एक समावेश यहाँ पर फील हो सकता है, ठीक है? देन नेक्स्ट है विस्तृत फैमिली, कि जो दादा दादी है, चचेरे भाई बहन है, कोई भी रिश्तेदार है, अगर जो बधिर बच्चा है उसके साथ अच्छे से जुड़ते तो उसको भी अच्छा लगेगा जो बधिर बच्चा है, और उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, राइट, कि अपनेपन की फीलिंग वहाँ पर आएगी। और बधिरता और सांकेतिक भाषा अगर मान लो उन्हें सीख ली, ठीक है, कि इससे जुड़ाव तो है ही बच्चे के साथ, लेकिन अगर ये साथ में साइन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं और अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो और ज़्यादा एक सहायता नेटवर्क ये बच्चे को दे पाएंगे। Then next है importance of self advocacy and participation in decision making by deaf members in their family, right? तो empowerment उसके लिए चाहिए and independency. So self advocacy equips individual with the ability to express their needs, preferences and aspirations. This fosters self confidence and reduces dependence on other for decision making. Participation in family decisions ensure that they are seen as equal members with the ability to contribute meaningfully to their lives एंड इन द लाइफ्स ऑफ अदर, राइट? तो जब वो सेल्फ एडवोकेसी कर पाएंगे तो वो उनकी नीड्स क्या है, क्या क्या उनके प्रेफरेंसेस है, एस्पिरेशन है, उनको खुलकर यहाँ पर बता पाएंगे, जिससे जो उनका डिपेंडेंस है दूसरे लोगों के ऊपर या दूसरे लोगों उनके साथ जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर कोई बच्चा है डेफ है तो उसके बिहाफ पर कोई और उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो उसको यहाँ पर वो रिड्यूस करते हैं, जो फैमिली बॉन्ड्स है उनको स्ट्रेंथन करते हैं। सो inclusive decision making encourages mutual understanding and respect. It enables families to appreciate the unique perspective of their deaf member, leading to stronger relationship. It reduces feeling of isolation that deaf individual might experiences when excluded, right? तो जब दोनों मिलकर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, राइट, कि जो डेफ इंडिविजुअल उसको इंक्लूड करते हैं, तो जो भी डेफ इंडिविजुअल को यहाँ पर आइसोलेशन फील होती है कि भाई उसके लिए डिसीजन मेकिंग हो रही है लेकिन उसी को एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो वो यहाँ पर नहीं होती है। और जो भी यूनिक पर्सपेक्टिव है एक दूसरे के, वो यहाँ पर उनको जो है अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो स्व वकालत का क्या महत्व है तथा अपने परिवारों में बधिर सदस्यों द्वारा निर्णय लेने में भागीदारी, उनके बारे में देखना, राइट? तो स्व वकालत अगर होगी तो सशक्तिकरण बच्चे के अंदर आएगा और उसको स्वतंत्रता यहाँ पर जो है फील होगी। तो स्व वकालत बधिर व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने की क्षमता से यहाँ पर लेस करती है। यह आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और निर्णय लेने के लिए जो दूसरों पर निर्भरता है उसको कम करता है, कि वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, क्या प्राथमिकता है, वो लोगों को खुलकर बता सकते हैं। तो परिवार में जो भी निर्णय है उनमें अगर उनकी भागीदारी तो सुनिश्चित करती है कि वो अपने जीवन और दूसरों के जीवन में सार्थक योगदान देने की क्षमता के साथ समान सदस्य के रूप में देखा जाता है, कि भाई उसको भी एक एक्टिव मेंबर देखा जाता है, कि भाई अपने डिसीजन खुद ले रहा है, या जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके डिसीजन मेकिंग में भी जो यहाँ पर ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उनका जो पारिवारिक बंधन है वो यहाँ पर मजबूत होगा। तो समावेशी निर्णय लेने से जो आपसी समझ और सम्मान है यहाँ पर वो उनको बढ़ावा मिलेगा। यह परिवारों को अपने बधे सदस्य के जो अनूठे दृष्टिकोण है, ठीक है, कि भाई उनका क्या दृष्टिकोण है किसी चीज़ को लेकर, उसकी सराहना करने में सक्षम बनाता है, जिससे उनके जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। और अलगाव की भावनाओं को कम करता है, जो कि बहिष्कृत होने पर बधिर व्यक्तियों को अनुभव यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और इंश्योर करता है कि भाई जो उनकी सारी नीड्स है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, राइट? क्योंकि जो बच्चा है खुद बता रहा है कि भाई उसको क्या चाहिए है, क्या उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उनकी नीड्स यहाँ पर जो है फुलफिल हो जाती हैं। सो बाय एडवोकेटिंग फॉर देमसेल्व्स, deaf individuals can clearly communicate their preferences such as access to interpreters, assisted technology or other accommodations that ensure their full inclusion, right? तो वो full inclusion उनको मिल पाता है। Then promoting equality, तो equality यहाँ पर प्रमोट होती है। Self advocacy and participation challenge societal and family biases that may view deaf individuals as less capable of contributing meaningfully, तो उसको यहाँ पर ओवरकम ये कर पाते हैं। It enforces the principle of equality by treating the deaf family member as an active participant rather than a passive recipient of decision, right? तो यहाँ पर जब जो बच्चा है वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, rather than कि भाई वो खाली उसके लिए डिसीजन बनाए जा रहा है और खाली रिसीव कर रहा है, तो इक्वालिटी यहाँ पर जो है प्रमोट होती है,
ठीक है। तो ये सुनिश्चित करता है कि भाई उसकी ज़रूरतें पूरी हो, क्यों? क्योंकि जो बधिर बच्चा है वो खुद बता रहा है कि भाई उसकी क्या ज़रूरत है, उसको क्या चाहिए, तो उसकी ज़रूरतें यहाँ पर पूरी होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई गेस कर रहा है कि भाई हाँ इसको ये चाहिए होगा या ये इसकी ज़रूरत होगी, वो खुद यहाँ पर बता रहा है। तो खुद के लिए वो जब वकालत करते हैं तो बधिर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, ठीक है, कि उनको क्या चाहिए, जैसे कि दुभाषियों तक पहुँच होनी चाहिए, सहायक तकनीक चाहिए या कोई भी अन्य सुविधा जो उनके पूर्ण समावेशन को सुनिश्चित करती है, राइट। तो इनके इसकी सारी जो ज़रूरतें वो यहाँ पर अच्छे से पूरी हो सकती हैं। साथ ही समानता को भी बढ़ावा देता है, राइट, क्योंकि जो बधिर बच्चा है वो यहाँ पर सक्रिय भागीदार के रूप में अपने जो है खुद के निर्णय लेता है, ना कि एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता जिसके लिए डिसीजन यहाँ पर बनाए जाते हैं और केवल वो उनको प्राप्त करता है, राइट। तो वो खुद एक्टिवली यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो समानता को जो है बढ़ावा मिलेगा। देन फोस्टरिंग लाइफ लॉन्ग एडवोकेसी स्किल, राइट। लाइफ लॉन्ग एडवोकेसी स्किल्स उनके अंदर आते हैं। इन्वॉल्विंग डेफ इंडिविजुअल्स इन फैमिली डिसीजन मेकिंग टीचर्स देम टू एडवोकेट फॉर देमसेल्व्स इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, राइट। तो ये स्किल लाइफ लॉन्ग उनके अंदर आते हैं। एंड कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी उनके अंदर आती है। सो डेफ इंडिविजुअल्स ऑफन हैव अ यूनिक कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, especially if they use sign language. So by participating in family decisions they can advocate for their language and culture to be respected and included in family life, right। तो जब वो फैमिली में इन्वॉल्व करें, ठीक है, कि जो उनको कम्युनिकेट करना है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर उसके डिसीजन को, उसकी लैंग्वेज को यहाँ पर जो है अप्रिशिएट करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आजीवन वकालत कौशल का बढ़ावा मिलेगा। तो जब बच्चा खुद की वकालत कर सकता है, अपने जो डिसीजन है वो ले सकता है, तो उसकी लाइफ में उसको कहीं पर भी खुद के लिए वकालत करने की जो अगर ज़रूरत है तो उनके लिए कर सकता है, राइट। तो परिवार में निर्णय लेने से जो बधिर व्यक्ति हैं अगर उनको शामिल करेंगे तो आगे चलकर जो शिक्षा, रोजगार या सामुदायिक जुड़ाव है, तो ऐसे व्यापक संदर्भों में भी जो बच्चा है वो खुद के लिए वकालत करना सीख जाता है और साथ ही सांस्कृतिक और भाषाई पहचान अपनी बना पाता है। जो भी बधिर व्यक्ति यहाँ पर होते हैं अक्सर एक अनूठी संस्कृति और उनकी भाषाई पहचान होती है, खासकर अगर वे सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। और मान लो सांकेतिक भाषा का उपयोग करके वो अपने परिवार के निर्णयों में पार्टिसिपेट कर रही है, तो जो उनका परिवार होगा वो उसको अप्रिशिएट करेगा, उसकी साइन लैंग्वेज को यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा। तो वे अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करने और पारिवारिक जीवन में शामिल होने की वकालत यहाँ पर कर सकते हैं। then nothing about us without us including deaf voices in the discourse। तो जो phrase ये है nothing about us without us underscores the principle that no decisions or policies should be made regarding a particular group without their active participation and input, right। कि भाई जिस भी ग्रुप के लिए हम पॉलिसीज बना रहे हैं तो उस ग्रुप का एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पर होना चाहिए। तो ये फ्रेज उसी के बारे में बात करता है, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, कि हमारे बगैर जो है हमारे लिए कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेफ कम्युनिटी it advocates for the inclusion of deaf voices in discussions and decisions affecting their lives, from education and healthcare to accessibility and cultural representation, right। तो एडवोकेट करते हैं भाई कि उनके लिए कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो उनको यहाँ पर जो है इंक्लूड यहाँ पर करना पड़ेगा कि उनकी जो डेफ वॉइसेस हैं उनको डिसीजन मेकिंग में या जो डिसीजंस बनाने हैं कि वो कैसे उनकी लाइफ को इम्पेक्ट करेंगे, उनको कैसे एजुकेशन मिलेगी, कैसे हेल्थ केयर मिलेगी, तो उसमें उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन यहाँ पर होना चाहिए। तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं हमारे बिना, जो ये स्लोगन है, फ्रेज है, चर्चा में बधिरों की आवाज़ों को शामिल करना। तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं हमारे बिना, ये जो वाक्यांश है ये इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि अगर किसी विशेष समूह के लिए कोई नीति या निर्णय आप ले रहे हैं तो उसमें उसकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और उनके इनपुट के बगैर हम कोई जो नीति उसके लिए नहीं बना सकते, राइट। कि मान लो बधिर के लिए हम रणनीति बना रहे हैं, हमें नहीं पता उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है, क्या उनको चाहिए, तो उनके मान लो उनको एक्सक्लूड करके हम कोई निर्णय लेने की ट्राई करेंगे तो उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं जब हमने उनसे इनपुट ही नहीं लिया। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ भी नहीं हमारे बिना, ठीक है। तो उनको इंक्लूड यहाँ पर करना पड़ेगा तभी हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो बधिर समुदाय के संदर्भ में यह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से लेकर पहुँच और जो सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व है उस तक उनके जीवन को जो भी प्रभावित करने वाली चर्चाएँ हैं या निर्णय हैं उनमें बधिरों की आवाज़ को शामिल करने की वकालत करता है कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर होना चाहिए, कि उनकी क्या नीड्स हैं यहाँ पर, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनको जो डेफ वॉइसेस है इसको इंक्लूड करने की। प्रमोट्स ऑटोनॉमी, सो इट इंश्योर्स दैट डेफ इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू शेप देयर फ्यूचर एंड एडवोकेट फॉर देयर नीड, राइट। कि भाई अपने फ्यूचर को वो बना सके, उनकी जो ज़रूरतें उनके लिए वो एडवोकेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऑटोनॉमी है यहाँ पर, उसको ये प्रमोट करते हैं। एम्पावर्स देम टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट देयर लाइफ, राइट। और जो पॉलिसीज़ हैं, जो डिसीजंस हैं, जो
उनके लाइफ को डायरेक्टली यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही थी, तो उसको एम्पावर करने का राइट यहाँ पर इनके पास होता है। एंश्योर्स रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस है, तो कोई भी चीज़ है वो रेलेवेंट हो, वो इफेक्टिव हो, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होता है कि भाई क्या इनकी नीड्स है, क्या इनको चाहिए। सो पॉलिसीज आर डिसीजंस मेड अबाउट डेफ इनपुट रिस्क बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द कम्युनिटी। सो इन्वॉल्विंग डेफ वॉइसेस एंश्योर्स दैट सॉल्यूशंस आर प्रैक्टिकल, कल्चरली सेंसिटिव एंड इफेक्टिव, राइट, कि जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं तो वो इनके लिए रेलेवेंट होंगी, इफेक्टिव होंगी, क्योंकि इन्हें जो है उसका जो है काइंड ऑफ डिसीजन यहाँ पर लिया है कि क्या इनकी नीड्स है, क्या इनकी प्रेफरेंसेस है, क्या यहाँ पर इनको जो है ज़रूरतें जो इनकी पूरी करनी है। ठीक है, तो बधिर आवाज़ों को शामिल करने का महत्व क्या है कि इनको स्वायत्तता का बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि बधिर व्यक्ति अपने भविष्य को आकार देने वाली अपनी ज़रूरतों की वकालत करने का उनके पास अधिकार है, कि भाई उनको क्या चाहिए है, वो जो उनके अधिकार है उनकी वकालत यहाँ पर कर सकते हैं, तो उनकी स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है। और कोई भी फैसला, जो भी नीतियाँ हैं, प्रथा है, वो जो उनको प्रभावित कर रही थी, तो उसको जो सीधे जीवन पर उनको प्रभावित कर रही थी, तो उसको प्रभावित करने का अधिकार अब इनके पास है, राइट, कि भाई जो ये नीति है इसको मैं किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ ताकि मेरा जो जीवन पर सीधे सीधे इसका असर पड़ेगा वो अच्छे तरीके से पड़ सके। देन प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है, तो बधिर इनपुट के बिना बनाई गई नीतियाँ और फैसले समुदाय की वास्तविक जरूरतें और अनुभवों से अलग होने का जोखिम उठाते, राइट, कि भाई मुझे पता ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कोई नया इंडिविजुअल आता है और उनके लिए कोई पॉलिसी बना देता है यहाँ पर। ठीक है, तो जब हमें पता ही नहीं कि इनकी ज़रूरत क्या है, क्या चैलेंजेस इनको आ रहे हैं, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि भाई ये पॉलिसी जो है इनके लिए काम करेगी, राइट। तो वो जोखिम यहाँ पर होता है। अगर हम बधिरों की आवाज़ यहाँ पर शामिल करेंगे, राइट, कि अब हम इनसे अगर डिस्कस करेंगे कि भाई आपकी ज़रूरतें क्या है, कैसे उसको पूरा करना है, तो वो एक अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि भाई ये उनकी ज़रूरतें हैं, तो वो पॉलिसी उनके हित में यहाँ पर हम बना पाएंगे। Then respect human rights and dignity. So exclusion violates basic principle of equality and human rights, right? तो जब हम उनको एक्सक्लूड करते हैं डिसीजन मेकिंग तो से, तो जो हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको यहाँ पर वायलेट करते हैं कि भाई कोई भी जो इक्वालिटी है वो यहाँ पर उनको नहीं दे पा रहे। तो जब हम उनको इंक्लूड करते हैं तो हमारी जो ह्यूमन राइट्स हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। फर्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर डीफ इंडिविजुअल्स एज इक्वल स्टेक होल्डर्स इन द सोसाइटी, राइट। तो यहाँ पर वो उनकी जो राइट्स हैं, डिग्निटी है, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। स्ट्रेंथन्स एडवोकेसी मूवमेंट. So deaf individuals bring life experience that enrich advocacy efforts, making them more authentic and impactful, right? कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक यहाँ पर होंगी, ज़्यादा इम्पैक्ट उनका होगा। एम्पलीफाइज ए ब्रॉडर मैसेज ऑफ इंक्लूसिविटी एंड जस्टिस फॉर और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, राइट। सो मानव अधिकारों और गरिमा का सम्मान करते हैं। तो जब हम उनका बहिष्कार कर रहे होते हैं कि भाई उनको इंक्लूड ही नहीं करते डिसीजन मेकिंग में, तो वो मानव अधिकार के जो बुनियादी सिद्धांत है उसका उल्लंघन है। ठीक है, कि भाई हम उसको समान यहाँ पर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो समावेशन समाज में समान हितधारकों के रूप में बधिर व्यक्तियों के लिए समान को बढ़ावा देता है जब हम उनको यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, डेफ वॉइसेस को, उनकी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और जो भी वकालत आंदोलन है उनको मजबूत करता है। तो बधिर व्यक्ति ऐसे अनुभव लेकर आते हैं जो कि वकालत के प्रयासों को समृद्ध करते हैं और उन्हें अधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजीज यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो डेफ वॉइसेस है वो यहाँ पर इंक्लूड हो। सो असेसिबिलिटी होनी चाहिए, प्रोवाइड इंटरप्रेटर्स, कैप्शंस और असिस्टेड टेक्नोलॉजी टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट, ताकि हम उनके पास उनके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाए, उनकी जो ज़रूरतें हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट यहाँ पर कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। सो एक्टिवली इन्वॉल्व डेफ इंडिविजुअल्स इन लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग रोल्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, राइट। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, सो ऑफर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज टू एम्पावर डेफ इंडिविजुअल्स टू इफेक्टिवली पार्टिसिपेट एंड एडवोकेट, राइट, कि भाई वो कैसे जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो कैसे उनको इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, एडवोकेट करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग या रिसोर्सेज हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कल्चरल कॉम्पिटेंस, सो एडुकेट डिसीजन मेकर्स अबाउट डेफ कल्चर एंड द यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफ डेफ इंडिविजुअल, राइट। तो जो भी यहाँ पर डिसीजन मेकर्स हैं उनको जो भी डेफ कल्चर है या क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट, सो कंसल्ट विद डेफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेक होल्डर्स टू एंश्योर दैट वॉइसेज आर हर्ड एंड डिस्कोर्स, राइट। तो जो भी कम्युनिटी एंगेजमेंट है, जो डेफ ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बधिर आवाज़ों को शामिल करने की क्या रणनीतियाँ हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले पहुँच होनी चाहिए कि भाई जो भी बधिर व्यक्ति बोलना चाह रहे हैं वो हम समझ पा रहे हैं। तो प्रभावी संचार हमें सुनिश्चित करना है कि भाई दुभाषे हम रख सकते हैं, कैप्शंस या सहायक तकनीक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ताकि जो वो बोलना चाह रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से समझ पाए और उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो पाए। ठीक है, फिर उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम संगठनों या संस्थानों के भीतर नेतृत्व और निर्णय लेने की भूमिका में जो बधिर व्यक्ति हैं उनको उसके रूप से शामिल कर सकते हैं, राइट। कि भाई मान लो ये पूरा ग्रुप है, इसमें 4 जजेस हैं कि उनको निर्णय लेकर पॉलिसी बनानी है, तो इसमें हम बधिर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, राइट। कि भाई यहाँ पर 2 कम
कम से कम बधिर व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। देन क्षमता निर्माण, तो बधिर व्यक्तियों को प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए, वकालत करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए हम उनको प्रशिक्षण और संसाधन दे सकते हैं कि भाई कैसे आप और अधिक तरीके से और अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। और उनकी जो सांस्कृतिक क्षमता है, ठीक है, तो बधिर संस्कृति और जो बधिर व्यक्तियों के अनूठे अनुभव हैं उनके बारे में निर्णय लेने वालों को शिक्षित हम कर सकते हैं, राइट, कि जो ये दो इंडिविजुअल है बधिर नहीं है लेकिन इनको हम जो भी बधिर संस्कृति उसके बारे में यहाँ पर शिक्षित कर सकते हैं कि भाई कैसे उस जो है बधिर संस्कृति यहाँ पर होती है। देन सामुदायिक जुड़ाव, तो बधिर संगठनों या हितधारकों के साथ परामर्श करें ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि प्रवचन में अधिक आवाज़ें यहाँ पर सुनी जाए, राइट, कि भाई इनकी क्या ज़रूरत है, एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पर इनका हो पाए। So, upholding nothing about us without us ensures a society that values diversity, equity and inclusion, right? तो जब हम इसको अपहोल्ड करते कि भाई हमारे बिना हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, और इंडिविजुअल्स को हम इंक्लूड करते हैं उनके राइट्स बनाने में, उनकी पॉलिसीज बनाने में, तो ये सोसाइटी में डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन की फीलिंग यहाँ पर लेके आता है। इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी, रिकॉग्नाइजिंग दैट डेफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो फेस ओवरलैपिंग चैलेंजेस सच एज जेंडर, रेस और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, राइट। तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं हमारे बिना, इसको कायम रखना एक ऐसे समाज को सुनिश्चित करता है जो कि विविधता, समानता और समावेशन को महत्व देता है और अंतर संबंध के महत्व पर प्रकाश डालता है, यह पहचानते हुए कि जो बधिर व्यक्ति है उनमें भी लिंग, जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी अंतर्व्यापी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई खाली वो बधिर है इसीलिए उनको जो है सामना करना पड़ता है, इसके साथ जो है और भी बहुत सारे क्राइटेरिया कि भाई वो उनका लिंग क्या है, ठीक है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसे है, तो उनके बिहाफ पर भी जो उनके साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। So we are done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to BEd special education and special education teacher as well. See you in the next video. Till then, namaskar.